व्यूवर्स, पिछली वीडियो में किए गए वादे के मुताबिक इंग्लिश मेड इजी विद प्रोफेसर आसिफ कोरेजो के चैनल में टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के साथ हाजिर। अब तक आप ये बात तो अच्छी तरह जान चुके हैं कि किस तरह फ्रेजेस हमारे जुमलों को कलरफुल और एक्यूरेट बनाते हैं, और ये कि ये दो अल्फाज या इससे ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ या ग्रुप होते हैं कि जिनका अपना तो कोई सब्जेक्ट या फिर प्रेडिकेट नहीं होता, ना ही इनके पास कोई फाइनाइट वर्ब होता है, जिसकी वजह से हमेशा इनकम्प्लीट रहते हैं। लेकिन जब जुड़ जाते हैं किसी और जुमले के साथ तो उसमें जान सी डाल देते हैं। आज की इस वीडियो नंबर 7 में मैंने यहाँ एक और पॉइंट का इजाफा कर दिया है कि जो मैं समझता हूँ आपको फ्रेजेस की टाइप्स को समझने में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि ये पॉइंट कहता क्या है। फ्रेजेस फॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्ड्स विद इन सेंटेंसेस। ये तो हम बात समझ चुके, लेकिन एंड फ्रेजेस एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। ये तो आप जानते हैं ना कि इंग्लिश में जितने भी जुमले हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बने हैं। जी हाँ, ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनसे बाहर तो कोई इंग्लिश का ना जुमला बन सकता है ना कोई तस्वुर कर सकता है। तो ये तो अपनी जगह जब इस्तेमाल होते हैं सो इनको इस्तेमाल किया जाता है बतौर एक सिंगल वर्ड के। नाउन होगा तो सिंगल नाउन होगा, प्रोनाउन होगा तो सिंगल होगा। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि फ्रेजेस एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। होते ये वर्ड्स हैं लेकिन बतौर पार्ट ऑफ स्पीच के इस्तेमाल होते हैं। वहां वो सिंगल वर्ड थे, यहां कम से कम 2 या उससे ज्यादा, लेकिन इनका इस्तेमाल उसी तरह होता है जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं जुमलों को बनाने में, यानी कि बतौर नाउन या एडजेक्टिव या वर्ब या फिर एडवर्ब। मैं समझता हूँ ये पॉइंट तवज्जो तलब है, और इस पॉइंट को तभी समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लेना चाहूँगा। चले आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल्स हमारी कैसे मदद करती हैं। जी तो जनाब, आपके सामने यहाँ बोर्ड पर 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स रखे गए हैं। क्या हम इन्हें सेंटेंसेस कह सकते हैं? देखते हैं क्या इनके आखिर में फुल स्टॉप मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। और दूसरी तरफ क्या इनका इस सेट्स ऑफ वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल है? बिल्कुल है। और सबसे अहम बात, क्या इनके अंदर वर्ब मौजूद है? आप इस रेफरेंस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए। ग्रीन कलर बता रहा है कि जनाब ये वर्ब्स हैं। वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट मौजूद है, कैपिटल लेटर से ये जुमला स्टार्ट हो रहा है, ये जुमले स्टार्ट हो रहे हैं और इनके आखिर में फुल स्टॉप भी हैं। नो डाउट दे आर सेंटेंसेस। एक छोटा सा आपका एक रिकैप या टेस्ट कह लीजिए। क्या पहचान पाएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा? एलेक्जेंडर वॉज ग्रीक, एलेक्जेंडर डाइड अर्ली। ये तो आपको याद होगा कि जिस पार्ट के बारे में कहा जाए कि वो डूअर है या उसके मुतालिक बात हो रही है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और बकिया का जो हिस्सा है जुमले का वो प्रेडिकेट का हिस्सा बन जाता है, यानी वर्ब वाला, वर्ब प्लस सम अदर वर्ड्स। सो व्यूअर्स, 2 हिस्सों में ये दोनों जुमले बढ़ चुके हैं। एक तरफ रखे गए हैं सब्जेक्ट, दूसरी तरफ मौजूद है प्रेडिकेट, वर्ब वाले और वर्ब वाले या वर्ब प्लस सम अदर वर्ड्स वाले। ओके, क्या पहचान पाएंगे इस रेफरेंस कार्ड के हिसाब से कि इसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं? चले मैं आपकी मदद किए देता हूं। अगर आप देखें एलेक्जेंडर वॉज ग्रीक, तो जनाब रेफरेंस कार्ड आपकी मदद कर रहा होगा। ये है जी बेसिकली नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल इसी तरह एलेक्जेंडर डाइड अर्ली, तो अर्ली जो है वो हमारा बनता है एडवर्ब। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मुझे ये तो बताने दें कि ये
बाकी तो ठीक है, चलें। एलेक्जेंडर की बात हो रही है, ये बन गया नाउन। वॉज एक वर्ब है, डाइड एक वर्ब है, लेकिन आपने ये ग्रीक को एडजेक्टिव और अर्ली को एडवर्ब क्यों बनाया? ग्रीक कौन था? एलेक्जेंडर। सो द वर्ड विच हेल्प्स अ नाउन इन कंप्लीटिंग इट्स मीनिंग या फिर क्वालिटी का बताया तो एडजेक्टिव होता है। अर्ली क्या एलेक्जेंडर या अर्ली डाइड, तो वर्ब की मदद करने वाला बन गया एडवर्ब। अब याद रखिए कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा था उसको समझाने चला हूं। अभी तक की बातें तो आसान है कि जनाब आपने वर्ड्स को जोड़ा, चाहे वो नाउन वर्ब एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन हो या नाउन वर्ब एडवर्ब का कॉम्बिनेशन हो, समझ में आ रही है। लेकिन फ्रेजेस कहाँ हैं? तो अब अगर मैं आपको ये कहूँ इन दो सेट्स को दो हिस्सों में बांटते कि क्या मुझे आप एलेक्जेंडर वॉज ग्रीक के जुमले में ग्रीक की जगह कुछ ऐसा दे सकते हैं कि जिसमें कम से कम 2 अल्फाज हो या उससे भले ज़्यादा और वो नामुकम्मल भी हो? जी जनाब, क्या ही बात हो अगर हम इसे कर दें कुछ ऐसा। एलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज फ्रॉम ग्रीस। From Greece. Now check out. It was only one word. It was a single word like normally you have your parts of speech. लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ पर 2 अल्फाज बन गए। 2 अल्फाज का मजमुआ is always a phrase. Stays incomplete. From Greece अगर मैं बोलता तो बिल्कुल समझ में ना आता। बड़ी दिलचस्प सूरत यहाँ पर पैदा हो गई है कि यहाँ एलेक्जेंडर को भी 3 लफ्जों में तब्दील कर दिया कि अब एलेक्जेंडर अलोन अ सिंगल वर्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 3 वर्ड्स लाइक एलेक्जेंडर द ग्रेट। आप देख सकते हैं नाउन वर्ब एडजेक्टिव है वही सेटिंग, लेकिन अब नाउन की जगह जहां पर एक वर्ड था अब 3 लफ्ज वही किरदार अदा कर रहे हैं। और इस तरफ जहां ग्रीक एक एडजेक्टिव था वहां एडजेक्टिव की जगह पर 2 अल्फाज आ चुके हैं। क्या कुछ ऐसा आप यहां सोच सकते हैं कि अगर अर्ली है एक वर्ड या एलेक्जेंडर एक वर्ड, तो अर्ली की जगह कुछ ऐसा आ जाए कि इसमें 2 अल्फाज या से ज़्यादा हो, और कुछ ऐसा ही एलेक्जेंडर के साथ, तो वो कुछ ऐसा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं वंस अगेन आई हैव नॉट ऑल्टर्ड द फॉर्मूला स्टेज द सेम, बट आई हैव एडेड मोर वर्ड्स टू द सेंटेंस टू मेक देम एक्यूरेट एंड कलरफुल। क्या आपको नहीं लगता कि एलेक्जेंडर का मुकम्मल नाम आ जाने के बाद और कुछ अल्फाज का इजाफा हो जाने के बाद जुमले इंटरेस्टिंग से हो रहे हैं? और वो क्यों हो रहे हैं कि हमने एक वर्ड को छोड़कर अब हम फ्रेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। चले एक और क्यों ना एक और लफ्ज का या एक जुमले का इजाफा कर दिया जाए। लीजिए जनाब, अगर मैं इसको ऐसे यहां रख दूं, फ्रॉम ग्रीस अब हो गया फ्रॉम यूरोप, और यहां भी एक और जुमला। वर्ब्स को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा, वर्ब्स आर स्टिल द सेम, यानी इन 4 में वर्ब उसी तरह चल रहे हैं और इन 4 में भी वर्ब उसी तरह चल रहे हैं। सिर्फ मैंने नाउन्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब के हिस्से में तब्दीली की है, और वो कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। आई हैव जस्ट चेंज्ड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आप देखिए एलेक्जेंडर को जब 3 लफ्जों में लाया गया तो वो रहा नाउन ही, लेकिन अब वो नाउन का फ्रेज बन गया। ग्रीक रहा एक वर्ड जो ऊपर, वो बदल गया 2 अल्फाज के मजमुए में, तो एक सिंगल एडजेक्टिव बन गया एडजेक्टिवल फ्रेज। कुछ इसी तरह यहाँ अर्ली वॉज अ सिंगल वर्ड, बट व्हेन यू लुक एट number 3 and number 4 of this group, you find them going up to 3 and 4 words. और देख लिए अर्ली एक वर्ड था, उसका एक अपना सेंस था जो सुनने तक वाले तक पहुंच रहा था। फ्रॉम इलनेस अननोन जरा सिचुएशन इंटरेस्टिंग बन गई, मिस्ट्रीज बन गई। एट द एज ऑफ 32 यकीन जब कोई सुनता है तो कहता है यार इतनी जवानी में चला गया। ये अल्फाज के जो हमारे जुमलों को कलरफुल बना रहे, यूनिक बना रहे, डिफरेंट बना रहे,
वैरायटी वाला बना रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं फ्रेजेस। अब हम चलते हैं असल टारगेट की तरफ, पहचानते हैं कि फ्रेजेस की टाइप्स कैसी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस तरह बनती हैं। चलिए, फ्रेजेस की बेसिकली 3 मेन बड़ी टाइप्स होती हैं, नाउन फ्रेजेस, वर्ब या वर्बल फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। और इन तीनों को ये 3 नाम क्यों दिए गए, ऐसे नाम क्यों दिए गए, उसकी वजह यह है कि इन सेट्स ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस के अंदर जो मेन किरदार अदा करता है या जो की रोल होता है वो होता है नाउन का या फिर वर्ब का या फिर प्रेपोजिशंस का। ये कैसे होता है, आइए मिसालों से समझते हैं। और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं। ये तो आप जानते हैं ना व्यूवर्स, नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पर्सन्स, पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, थिंग्स एंड सो ऑन, कुछ भी हो। तो क्या यहाँ देखते हैं कि क्या हमें यहाँ नाउन फ्रेजेस बतौर नाउन इस्तेमाल होते दिख रहे हैं। 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने। अगर मैं यहाँ लिख देता एसन ईट्स स्पाइसी बर्गर्स, एसन तो एक नाउन होता, लेकिन वही एसन का काम माय यंगर ब्रदर ने किया है कि जिसमें है 3 अल्फाज, यानी कि एक फ्रेज बन गया यहां पर। और आया ये एसन की जगह पर, ये नेम की जगह पर आया, ये नाउन की जगह पे आया, लेकिन अब ये क्योंकि फ्रेज है तो ये नाउन फ्रेज बन गया। और आ रहा है शुरू में तो नाउन फ्रेज ऐसा कि जो बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसी तरह जिस तरह अलेक्जेंडर और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट था। लेकिन अगर यही नाउन फ्रेज यानी 3 लफ्जों वाला, 2 लफ्जों वाला, 4 वाला हो, आखिर में आए, जैसा कि मैंने यहां एग्जाम्पल नंबर 2 में किया है, आई हैव रिटन द नेम ऑफ सिटी। मैं यहां पर आई हैव रिटन कराची भी लिख सकता था या कोई और शहर जो कि एक लफ्ज का होता, मैंने इसकी बार लिखा आई हैव रिटन द नेम ऑफ सिटी। अगर व्यूवर्स आपके जहन में सवाल आ रहा है कि इन सादा सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया जा रहा है, तो यकीन जानिए कि जैसे जैसे हम इंग्लिश में आगे बढ़ते हैं, बड़ी क्लासों में आते हैं, बड़े एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 1 में आपके सामने अच्छा खासा CSS का नक्शा खींचा था, तो वहाँ पर सादे जुमलों से काम नहीं चलता। या इन ऑर्डर टू गेट हायर मार्क्स, in order to impress your examiner, you will have to come up with compound complex sentences, कि जहां पर आपने बड़े जुमले बनाने होंगे, कि जहां पर आपकी अल्फाजों के साथ खेलने की महारत को जांचा जाएगा। तो ये बातें इसीलिए, क्योंकि हम आपको याद होगा मैंने वीडियो नंबर 2 में प्रोग्रेशन की बात की थी। तो प्रोग्रेशन में के सफ़र से हम जब गुजरते हैं तो हम सादी चीज़ों से हम एडवांस लेवल की चीज़ों की तरफ सफ़र करते हैं, कि जहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। हम अब वर्ड से और सेंटेंसेस के बेसिक स्ट्रक्चर्स, उनकी फॉर्मेशंस और पार्ट से हम आगे बढ़ चुके हैं। तो इन चीज़ों को हम लाएंगे तो जुमले हमारे एक्यूरेट होंगे, खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। तो ये है नाउन फ्रेजेस। वर्बल फ्रेज, जैसा कि आपको नाम खुद सब्जेक्ट कर रहा है कि वर्बल फ्रेजेस जनाब होते हैं वो फ्रेजेस के जिनमें कहीं ना कहीं वर्ब तो कोई ना कोई किरदार अदा कर ही रहा होगा, लेकिन वर्बल फ्रेजेस भी 3 किस्मों के होते हैं। एक कहलाता है जेरेंड, दूसरा इन्फिनिटिव, फिर है पार्टिसिपल। ये कैसे होते हैं? जेरेंड एक ऐसा वर्ब के जो बतौर वर्ब के जिसके आखिर में ING लगता हो और वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो। नहीं समझ में आ रहा? लीजिए पेश खिदमत है 2 एग्जाम्पल्स। ये रनिंग और ये रनिंग यहां पर भी, ये है बेसिकली, ये दोनों लफ्ज जो हैं, जो बेसिकली हैं एक ही किस्म के वर्ड, ये है जेरेंड। आप रनिंग की मिसाल ले लीजिए, वॉकिंग की मिसाल ले लीजिए, स्मोकिंग की बात कर लीजिए, हैं दे बेसिकली वर्ब, लेकिन जब उन्होंने अपने साथ ING लगा दिया तो वो नाउन का काम करने लगे। जेरेंड का फॉर्मूला भी आपको बता दें, जेरेंड्स आर बेसिकली नाउन फंक्शनिंग वर्ब्स कंबाइंड विद ING।
वो वर्ब्स के जो आईएनजी के साथ कनेक्ट कर लें और नाउन का काम करें उन्हें हम कहते हैं जेरेंड। तो जरा ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, डेली रनिंग मेड हिम फिट। शुरू में आ रहा है डेली रनिंग, दो अल्फाज का मजमुआ, अकेला जेरेंड नहीं है, अब ये जेरेंड फ्रेज बन चुका है क्योंकि यहां पर दो अल्फाज मिल रहे हैं और ये वर्ब से पहले आ रहा है। किसकी बात हो रही है? डेली रनिंग की बात हो रही है। यू रिमेंबर सब्जेक्ट इज द थिंग, इट कुड बी अ सिंगल वर्ड और मोर देन वन वर्ड के जो शुरू में भी आए और जिसकी बात, यहां पे बात किसकी हो रही है? डेली रनिंग मेड हिम फिट। किसने इसको फिट बनाया? डेली रनिंग ने। तो देख लीजिए यहां खाली रनिंग नहीं है, डेली रनिंग है, तो ये जेरेंड के होने की वजह से ये जेरेंड फ्रेज बन गया। और ये वर्बल की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि बेसिकली जेरेंड वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनता है आईएनजी मिलाकर। ही बिगिन रनिंग डाउन द रोड, अब यहां सब्जेक्ट ही है लेकिन बिगिन क्या, यहां पर ये बतौर ऑब्जेक्ट पे आया, जैसा कि ऊपरी दो एग्जाम्पल हुआ। शुरू में था एक नाउन फ्रेज तो वो सब्जेक्ट था, वही नाउन फ्रेज या उसी किस्म का नाउन फ्रेज जब आखिर में आया तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। जेरेंड फ्रेज शुरू में आया तो सब्जेक्ट के तौर पर, यही जेरेंड फ्रेज आखिर में आया तो ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब बढ़ते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। इन्फिनेटिव यानी कि वो वर्ब, आप कह लीजिए बेस वर्ब या पहली फॉर्म के जिसके आगे टू लगता हो। तो देखते हैं ये चार एग्जांपल्स आपके सामने आने लगी। टू 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 टू, जेरेंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, जेरेंड में आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स थे। इन्फिनेटिव में वर्ब के साथ वर्ब के आगे टू लगाकर कुछ किया जाता है। और आप देख लीजिएगा एक दफा फिर यही इन्फिनेटिव फ्रेज बिकॉज ऑफ टू वर्ड्स हियर, फोर वर्ड्स देयर, once again two words are used here, the last sentence contains four words। आगे हो या पीछे हो, इनकी तादाद दो या दो से ज्यादा है, क्योंकि टू के आगे टू वर्ब के आगे लगा हुआ है तो इन्फिनेटिव फ्रेजेस है। देखते हैं कैसे एग्जांपल में, टू रेस्ट इज बेटर टू आर्ग्यू, आराम करना बेहतर है इससे कि आप किसी के साथ झेड़ा करें, झगड़ा करें, उलझें। तो यहां पर टू रेस्ट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट। अब यही सब्जेक्ट जब आखिर में आ गया तो कुछ इस तरह बना, ही वॉन्टेड टू सेल हिज कार्ड। वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू? ही वॉन्टेड टू सेल हिज कार्ड। टू सेल हिज कार्ड इज ऑब्जेक्ट, लेकिन याद रखिए ये टू वाले फ्रेजेस हैं। लाहौर फोर्ट इज द प्लेस टू सी। लाहौर फोर्ट, किला है लाहौर, एक ऐसी जगह है कि जो देखने के लायक है, विजिट करने के लायक है। लाहौर फोर्ट इज द प्लेस टू विजिट या टू सी। तो टू सी क्या, कौन सी जगह देखने के लायक है? लाहौर फोर्ट। तो लाहौर फोर्ट की मीनिंग में इजाफा करने वाला इन्फिनेटिव फ्रेज अब यहां एडजेक्टिव बन गया। वहां सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव। अब देखिए एडवर्ब के तौर पे कैसे है? क्या ये टू फ्रेज या इन्फिनेटिव फ्रेज किसी वर्ब की मदद भी करता है क्या? अ पर्सन शुड बी एबल टू मेक द मोस्ट, भरपूर अंदाज से कुछ कर ले एक बंदा, क्या कर ले? शुड बी एबल टू मेक द मोस्ट, शुड बी एबल टू मेक। सो यहां पर आप देख सकते हैं वंस अगेन इन्फिनेटिव फ्रेज in these four examples is changing its role. Somewhere it's performing the role of a subject, somewhere as an object. In the last two examples we saw them performing the roles of adjective and adverb, लेकिन हैं ये टू फ्रेजेस वाले। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझते होंगे। ये आप कह लीजिए कि आपके इसमें थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती हो और वो दो अल्फाजों का मजमुआ हो, उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेजेस। एक दफ़ा फिर, जेरेंड फ्रेज वो कि जो जेरेंड से मिलकर बनाओ, दो अल्फाज उससे ज़्यादा। जेरेंड कौन सा? आईएनजी वाला वर्ब। इन्फिनेटिव फ्रेज कौन सा वाला? कि जिसमें वर्ब के आगे टू लगाओ, फिर वो चाहे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है। और यहाँ पार्टिसिपल वो कि जो थर्ड फॉर्म वाले हों या फिर फोर्थ फॉर्म वाले हों। थर्ड फॉर्म आपके सामने मिसाल के तौर पे देखते हैं यहाँ कैसे हो रहा है ये काम। द वुमेन कैरिंग द ट्रे
फेल डाउन, द वुमन कैरिंग द ट्रे फेल डाउन। कौन गिर गई? खातून, खातून गिर गई। तो खातून की मीनिंग में इजाफा करने वाला ऐसा फ्रेज के जो थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा हो उसे हम पार्टिसिपल फ्रेज करते हैं, और यहां पर ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यही पार्टिसिपल जो कि फोर्थ फॉर्म वाला, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लें हम, फोर्थ फॉर्म वाला, वो जब दो वर्ड्स की फॉर्म में, उससे ज़्यादा की फॉर्म में इस्तेमाल हो और किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे तो वो एडवर्ब के तौर पे आता है। जैसे कि एक्टिंग क्विकली, बड़ा बर वक्त उसने काम करते हुए, ही हिट द बरी, फौरन ही जल्दी से काम करते उसने रकम को छुपा दिया, छुपा दिया। हिट, छुपाने वाले काम को मजीद बेहतर अंदाज से बताया है पढ़ने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए एक्टिंग क्विकली ने, जो दो वर्ड्स का मजमूआ है, फ्रेज है, लेकिन कैसा है कि जिसका इब्तिदा जिसकी हो रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो ये बतौर एडवर्ब यहां है। अब आते हैं हम आखिरी के प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरफ, एक ऐसे फ्रेज की तरफ कि जो हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, जैसा कि यहां इन दो एग्जाम्पल्स में, द टी इन द पॉट इज वेरी हॉट। चाय कहां है? इन द पॉट। आप देखें वैसे रेड कलर में लिखा है, इन द पॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, और क्योंकि इन द पॉट ने बताया कि टी कहां है, यानी कि नाउन कहां है, तो नाउन की मीनिंग में इजाफा करने वाली चीज को हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये बन गया एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज कि जो नाउन की मदद करे वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन गया, और फिर ऐसा प्रेपोजिशनल फ्रेज के जो वर्ब की मदद करे, शुरू होता हो प्रेपोजिशन से, उसे हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। कैसे होता है जरा ये एग्जाम्पल मुलाजा फरमाई। ही कम्स फ्रॉम जापान। फ्रॉम जापान क्या? कम्स, उसका ताल्लुक जापान से, ताल्लुक इज अ वर्ब, तो एस ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा करने वाला और प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने वाला फ्रेज बन गया एडवर्बियल फ्रेज बतौर एडवर्ब के। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कैसे ये बताया गया कि 3 बड़ी किस्में नाउन क्यों कहलाई, और वर्बल फ्रेजेस क्यों कहलाई, और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्यों कहलाई। नाउन फ्रेज इसलिए क्योंकि ये बतौर नाउन के इस्तेमाल हो रहे थे। वर्बल फ्रेजेस क्यों? चाहे वो 3 किस्में जो फर्दर डिवाइड हुआ था वर्बल फ्रेज को किया गया था, ये तीनों बतौर ये यूज कर रही थी अपने अंदर वर्ब्स को। फिर अलग बात है कि वो सब्जेक्ट के तौर पर आई या ऑब्जेक्ट के, एडजेक्टिव के, ये एडवर्ब के। और आखिरी में जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस थे वो इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहलाए क्योंकि उनकी इब्तिदा हमेशा प्रेपोजिशन से होती है। फिर वो डिपेंड करता है कि उन्हें एडजेक्टिवल की कैटेगरी में डाला जाए या एडवर्बियल की कैटेगरी में डाला जाए कि वो किस तरह जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। आई होप व्यूअर्स टाइप्स ऑफ फ्रेजेस जो कि एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको मैंने इस वीडियो में इफ़ेक्टिवली कवर करने की कोशिश की है। अब भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात क्लियर नहीं हो, तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पिछली की 7 वीडियोज़ के साथ, यानी 6 वीडियोज़ और मेरी जो इंट्रो की वीडियो थी उनकी तरह बिल्कुल पसंद आई होगी, और आप इसे लाइक करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। और मैं ये न्यूज़ भी ब्रेक करता हूँ कि अगली की जो सीरीज़ है हमारी कुछ वीडियोज़ की, वो होने जा रही है वर्ब्स के मुतालिक, तो देखना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।